मोदी वैक्सीन को लेकर चीजें हैं। मोदी वैक्सीन को लेकर क्या आप रिसर्च में क्या चीजें निकली हैं? हमने ये भी पाया कि वो तो जो जिसने वैक्सीन बनाई थी हिंदुस्तान में है ही नहीं, भारत में है ही नहीं। यहां से वो गायब है। क्या लगा, क्या नहीं लगा, बहुत सारी चीजें हैं। उसको लेकर कहां पहुंची है रिसर्च, क्या स्थिति है? ये आंकड़े सामने होते हैं कि कितनों में हर्ड इम्यूनिटी है। देखिए, जिसमें हर्ड इम्यूनिटी है उसको वैक्सीन नहीं लगाना था, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन मास वैक्सीन लगवाई गई। तो मेरा मानना है कि कोविड और कोविड की दवाइयां तो एक प्रभाव हो सकता है। क्या होता है कि ये जितने हम घटनाक्रम देख रहे हैं कि जिम में कोई काम कर रहा था और गिर गया, मार्केट में दौड़ने गया और गिर गया। हमारे देश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए सारे देश के हमारे नीति नियंताओं को बताना चाहता हूं कि एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल के नाम पर भारत सरकार का हजारों करोड़ रुपया उड़ाया जा रहा है, बड़े 5 स्टार होटलों में पार्टियां करके। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गत शाम फिर एक मौत हो गई। 26 वर्ष की युवती अपनी सहेली के विवाह के समारोह में पहुंची हुई थी और समारोह के लिए वो मार्केटिंग के लिए निकली थी। रास्ते में वो गिरने के बाद अचेत हुई और अचेत अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां जब पहुंचे तो बताया गया कि वो अब नहीं है। इस तरह की अप्रत्याशित मौतें, अचानक गिरना और मर जाना, ऐसे घटनाक्रम बार बार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट अटैक बताया जाता है और पहले भी जब एक दौर था मौतें होती थी, लेकिन आम तौर पर वो मौतें एक आयु वर्ग पूरी कर लेने वाले या जो एक ऐसा कह सकते हैं कि अधेड़ हो जाने वाले युवक युवतियां या जो महिला हैं पुरुष हैं उनकी हुआ करती। लेकिन अभी खासकर जो कोविड हुआ, जिसने दुनिया भर में एक दहशत पैदा की थी और बहुत सारी मृत्यु, वो जो कोविड की दूसरी लहर थी उसमें दुनिया भर में हुई थी और उसमें देश भी हमारा अछूता नहीं रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उसके बाद यह कहा गया था कि इसको क्योर किया जा रहा है। वो एक वैक्सीन जो है मोदी वैक्सीन, हमारे देश में तो बहुत धूम हुई। कोविशील्ड और वो कोवैक्सीन की जबरदस्त तरीके से एक ब्रांडिंग हुई और न केवल हिंदुस्तान में दावा किया गया कि इतने इतने जो है लगाए गए, भारत में इतने लोगों को न केवल डबल डोज दिया गया, बूस्टर डोज दिया गया और हमने दुनिया के देशों की भी मदद की। लेकिन अब ये जो जान जवान मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, हो रहे हैं बार बार और अचानक सारा कुछ एक के बाद एक घटनाक्रम है। ध्यान होगा दर्शकों आपको कि भी हाल ही में यही मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। इंदौर की एक युवती थी जो विवाह में डांस कर रही थी, डांस करते करते गिरी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसका तो ये एक रिकॉर्ड आया था कि उनके यहाँ कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है, किस्सा था। लेकिन ऐसी अनेक मौतें भारत भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर हम देख रहे हैं बार बार और दिल दहला रही हैं। समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने भी बात की, अभी फरवरी माह के ही हम अगर आंकड़े उठा के देखें 8 फरवरी से लेकर और कल 25 फरवरी का दिन था, बीते 15-18 दिनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, जैसे एक आया था वो मैंने मौत बताया परिणीता जैन वाली, उसके बाद पता चला कि एक मौत श्योपुर में हुई, वो शादी की जो घोड़ी पर सवार था दूल्हा, उसे अटैक आया, मौत हो गई। फिर हमने देखा नागदा में एक 16 साल का युवक था, वो शादी समारोह में पहुंचा था और घोड़ी लेकर चल रहा था, उसकी मौत हो गई। तो समझ से परे हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, वजह क्या है, नहीं बता पा रहा है कोई। कम से कम जो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जो मेडिकल साइंस है, क्षेत्र है, इनके जो वैज्ञानिक हैं या जो और इस क्षेत्र को देखने वाले लोग हैं, जिम्मेदार लोग, उनकी बहुत महती जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं पता चल पा रहा और दहशत यही है, इसको कैसे बचे, क्या किया जाए। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए चलेंगे। एक बहुत खास मेहमान को पहले मैं जोड़ता हूं अपने, हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर भुवनेश नमस्कार। गर्ग। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं डॉक्टर साहब का परिचय दूं। डॉक्टर साहब जो हैं ये एक बहुत सीनियर डॉक्टर है और अलग अलग इनके पास में बहुत सारा अनुभव है और आपने तमाम अनुभवों के बीच आपने जो कोविड काल था उसमें कई सारी रिसर्चेस की हैं। आपके कई पेपर्स पढ़े गए हैं, अमेरिका में पढ़े गए हैं या आप वो उन रिसर्च में शामिल रहे हैं और देश और दुनिया घूमते और निरंतर आज भी उस पर नजर निगाह रखें और रिसर्च करें। डॉक्टर साहब मैं पुनः आपका स्वागत करूंगा और मैं ये बता दूं कि डॉक्टर साहब उनके पास में जो डिग्रीज तो तमाम हैं ही, लेकिन वो चाहे वो बर्न केसेस हो, इसके बहुत जबरदस्त एक विशेषज्ञ हैं। साथ में आपके पास जो कह सकते हैं कि और डिग्रीज में कैंसर
और जो लेजर सर्जरीज हैं उसका आप बहुत अनुभव रखते हैं। एम्स, एस्कॉर्ट्स, बॉम्बे हॉस्पिटल, एम्स और एस्कॉर्ट्स न्यू दिल्ली, बॉम्बे हॉस्पिटल जो मुंबई है, इन सब में आप सेवाएं दे चुके हैं ऐसे डॉक्टर भुवनेश गर्ग। डॉक्टर साहब आपका पुनः स्वागत। और शुरुआत में यहीं से जी। करूंगा डॉक्टर, ये जो हो रहा है, ये बार बार हार्ट अटैक्स, और ये जो जान जवान बच्चे हैं, और कुछ तो हमने देखा कि कम उम्र के बच्चों भी पाए। हमने देखा कि इंदौर में जैसे कोचिंग चल रही थी, बच्चे बैठे थे, वो बच्चा गिरता है, ले जाते हैं हॉस्पिटल, उसकी मौत हो जाती है। क्या वजह क्या निकलती है, क्या इसके पीछे लगता है आपको? रिसर्च आप बहुत ज्यादा करते रहे और आप ऐसी खबरों पर निगाह नजर रखते हैं। क्या पाया जाए, क्या माना जाए, और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए डॉक्टर भुवनेश गर्ग? संजीव जी, बहुत बड़ा विषय है ये, तो मैं इसको कुछ बिंदुवार समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे दर्शकों को एक तो पहली बात समझ आए, दूसरा जागरूकता फैले और तीसरा वो उन सावधानियों के ऊपर काम कर सकें कि जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन आज आपके माध्यम से सबसे पहले बाबा महाकाल का पर्व है, महाशिवरात्रि है। मैं आज आपके ज़रिए सबको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें और जिस तरह से महाकुंभ में हमने देखा देश में एक समरसता आई है, लोगों को जात-पात में तोड़ने के बावजूद भी 70 करोड़ का आंकड़ा पहुँच गया है, मैं समझता हूँ। हमारे देश ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। टूटने वाली, तोड़ने वाली ताकतों के ऊपर, डीप सेक के ऊपर, सोरोस गैंग के ऊपर और देश में शामिल सभी तरह के एंटी इंडिया गैंग्स के ऊपर। मैं सबको बधाई देता हूँ, सबने बहुत मिलकर प्रयास किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं खुद तो कुंभ नहीं जा पाया, नहीं तो 70 करोड़ में एक और जुड़ जाता, लेकिन ईश्वर जब बुलाते हैं तभी जाना होता है। ठीक। अब मैं आपके पास वापस लौट के आता हूँ। संजीव जी, आप याद कीजिए, दुनिया का मैं इकलौता सर्जन हूँ, जो डायबिटिक गैंग्रीन में पैर को पूरी तरह से रिवाइव कर रहा है। आज सारी व्यवस्थाओं के बावजूद, लगातार हज़ारों करोड़ों की ग्रांट्स के बावजूद डायबिटिक गैंग्रीन का दायरा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ का दायरा क्यों बढ़ रहा है कि लोगों की लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, मोटापा बढ़ रहा है और उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। मैंने ये प्रकरण क्यों यहाँ पर दृष्टांत किया है, क्योंकि जो मूलभूत आधार है, उस मूलभूत आधार में कहीं न कहीं हमारी लाइफ़स्टाइल, कहीं न कहीं हमारा मोटापा, कहीं न कहीं हमारे खान-पान का तरीका, ये चीज़ें शामिल हैं। आप अगर इन सब होने वाली घटनाओं पे एक सीरियल नज़र डालेंगे, इसमें सीरियल नज़र क्यों कहता हूँ कि हमें चीज़ों की व्याख्या करनी चाहिए, जो हम संभवतः नहीं करते। हम अपने घरों में भी नहीं करते, हम अपने कार्य क्षेत्र में भी नहीं करते और डॉक्टरी व्यवसाय तो नहीं कहूँगा मैं, डॉक्टरी फील्ड में जो एक बहुत नोबल फील्ड है, मैं वहाँ एक सबसे बड़ी जो कमी पाता हूँ वो ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास टच एंड गो के हिसाब से 1-1, 2-2 मिनट का समय होता है। वो आपके ऊपर जैसे मैं 1 घंटा एक मरीज में मुझे लगता है, ऐसे कोई डॉक्टर मैं नहीं समझता कि देने की कोशिश करता है। आप उसको बताते जाइए, वो या तो जाँचें लिखता जाएगा या दवाइयाँ लिखता चला। अब इसमें कमी क्या होती है कि आपकी बुनियादी कमियाँ छूट जाती हैं, आपके अंदर चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे आपने ज़िक्र किया, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने बता दी। तो विदिशा में जिस बच्ची का डांस करते समय आकस्मिक निधन हुआ, उसके फैमिली में एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो एक न्यूरोजेनिक या कार्डियक फैक्टर होने की वजह से संभवतः वैसा हुआ और वो सब लोग इस चीज़ को जानते थे। तो जब हम जानते थे तो हमारे डॉक्टरों ने, मतलब जो उस परिवार से जुड़े डॉक्टर थे, उन्होंने क्या सावधानी बरती? ये बहुत बड़ा इश्यू है जिसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। मैं एक छोटा-सा दृष्टांत कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी डॉक्टर फैमिली में 3 डॉक्टर बच्चे थे। उसमें से एक डॉक्टर बच्चे का इसी तरह से निधन हुआ। उसका पूरा एनालिसिस हुआ, जाँच-पड़ताल हुई तो मालूम पड़ा हार्ट में कोई एक रॉन्ग वायरिंग उसकी चल रही थी। वो वायरिंग कट कर दी गई, बाकी दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। तो अगर हम कुछ इस तरह से चीज़ों को सेपरेट कर पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ और डॉक्टर उसके ऊपर समय दें। देखिए, यहाँ पर समय देना बहुत ज़रूरी है कि आपको तकलीफ है, डॉक्टर आपको समझे। इसलिए फैमिली डॉक्टर की व्याख्या हम बार-बार करते हैं, जिसको सब कुछ मालूम होता है और वो आपको बहुत सारे संकटों से बचा पाता है। पर अनफॉर्च्यूनेट पार्ट है कि मेरे देश में कॉर्पोरेट कल्चर बहुत व्याख्यात हो गया, लेकिन फैमिली डॉक्टर कांसेप्ट को मार दिया गया। अब फैमिली डॉक्टर अगर आपके मोहल्ले में है भी, तो सामान्य तौर पे आदमी उसको रात-बिरात डिस्टर्ब करते हैं मुफ्तखोरी के लिए और बाद में कहते हैं कि सर हम तो बाद में बड़े अस्पताल चले जाएँगे, अभी तो आप हमको अभी तो कुछ कर दो। तो ये जो स्केपगोट नीति है कि मौका पड़ा तो आप पैर पड़ लिए और बाकी फिर देख भी नहीं रही, मैं समझता हूँ ये परंपराएँ हमारे समाज में व्याप्त हो रही हैं। अब मैं आता हूँ इन मौतों के ऊपर जिसके अंदर कोई कारण नहीं है।
देखिए संजीव जी, हमने कोविड की शुरुआत में, मैं समझता हूँ जनवरी 2020 में, जब कोविड का कहीं कोई दूर दूर तक निशान नहीं था, तब हमने हमारी खोजी प्रवृत्ति के जरिए चाइना में होने वाली घटनाओं के ऊपर नजर डाली थी और हमने बहुत सख्ती से चेताया था कि इसके ऊपर बहुत तेजी से काम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कारपोरेट कल्चर में सारे बाजार एक साथ खड़े हो जाते हैं। इस बाजार का एक पार्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक मेडिकल इंडस्ट्री है। इस इन दोनों के माफिया गठजोड़ को हमने फार्माक्रान का नाम तभी दिया था। और ये जो गठजोड़ है, ये चीजों को आपसे छुपाता है ताकि कि जब तक मुसीबत बड़ी ना हो जाए, जब तक आप इनके दरवाजे पे जाने लायक ना हो जाएं, जब तक ये बताते नहीं है। और आप याद कीजिएगा, डब्ल्यूएचओ के ट्रूडो महाशय ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ताकि बीमारी वैश्विक हो जाए। तो हमने जनवरी 2020 में सबको हमारे सारे आर्टिकल्स में कहा था कि इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है तो सामान्य तौर पे ये सामान्य रूप से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है और सारे वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में बॉडी स्वतः कंट्रोल कर लेती है। उसमें आप गलती से भी एंटीबायोटिक ना लें। फिर चल के बात आई रेमडेसिविर की, तो आप याद करिए बड़े-बड़े डॉक्टर, और अब तो प्रत्यक्ष हो गया कि डीप स्टेट जो है वो 500-700 डॉक्टरों को इंडिया में पैसे दिया करती थी चीजों को करवाने के लिए। हमारे शहर के भी बड़े-बड़े डॉक्टर इसके ऊपर अपना फैलाड़ा करने लगे थे कि रेमडेसिविर लिखी जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो थी कि इतनी बेईमानी मेरे देश में है कि रेमडेसिविर दवा को दवा माफिया के प्रभाव में, पैसे के प्रभाव में, जनता को लूटने के प्रभाव में, और ओवर द काउंटर एक कैटेगरी होती है ओटीसी, जिसमें कोई जांच पड़ताल नहीं होती, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, उसमें डालकर इसको जो कि आईसीयू इमरजेंसी गहन यूज की दवा थी उसमें डाल दिया गया। जब हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से पत्राचार किया तो हमको बताया गया कि साहब ये ओटीसी में है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई ये नहीं तो क्षमा करेंगे। क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा बीच में टोक रहा हूँ आपको। ये तो हो गई पुरानी बात, जी, लेकिन ताजा हालात जो हैं, इन मैं हालातों ताजा को पे ही आ रहा हूँ। जी, जी, मैं जी, ताजा पे ही आ रहा हूँ। एक्चुअली जी, ये व्याख्या इसलिए बताना ज़रूरी है जी, जी, कि प्लीज़, प्लीज़। भेड़ चाल में हज़ारों लाखों मरीजों ने रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, स्टेरॉइड इसका ब्लैंकेट ट्रीटमेंट लिया। आप याद कीजिए पूरा व्हाट्सएप पे चला दिया गया था कि जी, आपको ज़रा भी डर है, तो व्हाट्सएप पे दवाइयाँ पहुँचने लगी थी, जो कि बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं अब उसके ऊपर आता हूँ कि जिन-जिन मरीजों में भी, जिन-जिन लोगों में भी इन दवाओं का अनर्गल उपयोग हुआ, सबसे बड़ी बात, उन दवाओं के बहुत गंभीर साइड कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये चीज़ है, जिसमें उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हुए, जिसके अंदर उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए। और जो हमने व्याख्या की थी, जो अब कालांतर में सब जगह आ रहा है, कि कोविड में इस तरह के जितने भी लोगों ने इस तरह का दवाई का दुरुपयोग सेवन किया या उनके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन आया, तो उनके शरीर में हमारे यहाँ 2 तरह के मुख्य सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है आपके इन्फेक्शन, किसी भी संक्रमण से लड़ना। तो आप ये देखिएगा कि हमने जो व्याख्या की थी कि रेड ब्लड सेल्स कोविड और कोविड की दवाइयों के दुष्प्रभाव में अपना साइज बदल रहे हैं। ये साइज जो बदलने की प्रक्रिया है, अगर रेड ब्लड सेल्स जरा भी अपने साइज में चेंज करेंगे तो स्प्लीन उनको तुरंत प्रभाव से हटाना चालू कर देगी। ये अपने आप में बड़ा गंभीर साइड इफेक्ट है किसी भी चीज का। अगर स्प्लीन को बहुत लोड मिलेगा, वो नहीं हटा पाएगी, तो वो क्या करेगी कि खराब सेल्स को क्लम्प कर दे। क्लम्प मीन्स कि 10-20 सेल जुड़ के एक गुट्टा बना लेंगे, जिसको हम क्लॉट कहते हैं। और यही क्लॉट जब भी कहीं जाएंगे, अब क्या होता है कि ये जितने हम घटनाक्रम देख रहे हैं कि जिम में कोई काम कर रहा था और गिर गया, मार्केट में दौड़ने गया और गिर गया, शादी ब्याह में आदत तो डांस करने की थी नहीं, 2-4-5 दिन की प्रैक्टिस में डांस करने खड़े हो गए। आपने जब भी अपने शरीर को अपनी स्थायी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने के लिए प्रेरित किया कि बहुत डांस, बहुत एक्सरसाइज, बहुत जिम, तो बॉडी उस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को पूरा नहीं कर पाती। रेड ब्लड सेल्स आपस में क्लम्प होने लगते हैं और वो क्लॉट बनाते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हम लगातार सबको समझाइश दे रहे हैं पिछले 4 साल से कि अपनी भी शारीरिक क्षमता से अधिक बिल्कुल मेहनत ना करें। आपको जरा भी लगता है कि आपको सांस भर रही है, आपको थकावट लग रही है या आपको दिक्कत हो रही है, आप बैठ जाइए, रेस्ट करिए। और यहाँ एक सलाह और जो सबको है, लोग देखते रहते हैं कि गिर गया, गिर गया, गिर गया, समझते मजाक हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आस-पास है और वो गिर जा रहा है, आप उसको तुरंत प्रभाव से पैरों की तरफ से उठाइए और उसको उसको उल्टा रखने की कोशिश करिए थोड़ी तरफ, ताकि उसके हार्ट ब्रेन तक ब्लड पहुंचे और वो उस घटना से वापिस आ जाए।
मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने 3 दृष्टांत हुए हैं पिछले 2 साल में ऐसे, और हम इस प्रक्रिया से उन तीनों को वापस लाए हैं और तीनों सुरक्षित हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसमें एक बड़ा कारण ये होता है कि जो आपका खान-पान आपने बताया, तरीका, रहन-सहन, आपने जो लाइफ़स्टाइल बदली और आप अपनी शरीर को अपनी क्षमता से ज़्यादा एक कष्ट या पीड़ा दे रही हैं, तो एक बात है। लेकिन हम ये पा रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चों में हमने देखा कि जैसे मैंने ज़िक्र किया ओपनिंग रिमार्क में कोचिंग में वो पढ़ रहा था बच्चा, तो इसमें कहीं कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने कुछ तो बता दिया, लेकिन एक धारणा ये भी रही है कि हमने उस पूरे दौर में एक मोदी वैक्सीन को लेकर चीजें हैं। मोदी वैक्सीन को लेकर क्या आप रिसर्च में क्या चीजें निकली हैं? हमने ये भी पाया कि वो तो जो जिसने वैक्सीन बनाई थी हिंदुस्तान में है ही नहीं, भारत में है ही नहीं। यहां से वो गायब है। क्या लगा, क्या नहीं लगा, बहुत सारी चीजें हैं। उसको लेकर कहां पहुंची है रिसर्च? क्या स्थिति है उस मोर्चे पर? देखिए संजीव जी, जो कोचिंग के बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें तनाव का भी है। उनके ऊपर जो तनाव हावी होता है कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों का, वो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब मैं आता हूँ कि जो आपने कहा कि वैक्सीन का क्या है, तो मोदी देखिए वैक्सीन। वैक्सीन बनाने और वैक्सीन को लगाने और वैक्सीन का पूरा एक तरह से उसका क्रियान्वयन करवाने का एक बहुत बड़ा माध्यम, क्योंकि 150 करोड़ के लिए कोई चीज उपस्थित कर पाना कोई असंभव चीज को संभव करने जैसा था, और वो हुआ। यहाँ मैं 3 चीजों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ, जो हमने लगातार अपने सब आर्टिकलों में लिखा भी है कि जॉनसन एंड फाइजर की वैक्सीन को बहुत जल्दी साइड इफेक्ट्स की वजह से, जिसमें क्लम्पिंग थी, जिसमें ब्लीडिंग थी, जिसमें हार्ट अटैक थे, रोक दिया गया था। लेकिन हिंदुस्तान में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वास्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाई गई, वही एक यूनिट थी जहां इतनी तेजी से बन सकता था। तो अब इतनी तेजी से बनाने के लिए मैं समझता हूं कि इस वैक्सीन के जरिए एक बहुत बड़ा काम किया गया, लोगों में भरोसा लाने का, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा करने का, कि जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, कि क्योंकि इन सब वैक्सीन के जॉनसन फाइजर के आंकड़े तो सतत आते रहे, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के आंकड़े आज तक नहीं मिले हैं। हमने यानी जो शुरू हमारा में ये भारत कहा था भारत में कि बनी वैक्सीन जो जिसको कहा गया है मोदी वैक्सीन, उसके हाँ, आंकड़े नहीं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मेरा ये मानना है कि कॉमन प्लेटफॉर्म पर अभी भी वो आंकड़े नहीं है कि हमने जो वैक्सीन लगाया, तो उसके अंदर जो हमने 2 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे मांगी थी कि जब ये इन्फेक्शन चालू हुआ, तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत किसी भी महामारी में तुरंत आना शुरू होती है, खासतौर से वायरल संक्रमण में। हमने हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर बॉम्बे की एक एजेंसी के आंकड़े सामने रखे, उसमें 95% हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी थी। तो बाकी देश भर में भी लगभग इसी तरह से आई होगी। अब मेरा ये मानना है कि अगर मैंने अपने देश में एक सामान्य वैक्सीन, जो कि फ्लू पे हर साल एक वैक्सीन आती है, फ्लू भी एक तरह का यही वायरल संक्रमण है, या एक नहीं तो भी मैंने एक तरह का पानी, अगर मैं सीधे-सीधे शब्दों में कहूँ, अगर मैंने एक ऐसा ट्रस्ट पैदा करने वाला सिस्टम खड़ा करके दिया, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से बहुत तेजी से, चूँकि हर्ड इम्यूनिटी तो जब बॉम्बे सेक्टर में 95 आ गई थी, तो बाकी जगह भी आ गई होगी। तो अगर ये आंकड़े सामने होते कि कितनों में हर्ड इम्यूनिटी है, देखिए जिसमें हर्ड इम्यूनिटी है उसको वैक्सीन नहीं लगाना था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन मास वैक्सीन लगवाई गई, उसके बाद भी उसके कोई साइड इफेक्ट हिंदुस्तान में नहीं मिले हैं, इस तरह के जिस तरह के फाइजर के या जॉनसन एंड जॉनसन के मिले। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि हमने बहुत बड़ा भरोसे का खेल जीता है, और इस भरोसे के खेल से हमने जो लाखों करोड़ों मौतें हो सकती थी वो बचाई हैं। अब इसकी नहीं, व्याख्या में मैं हम इसलिए इसको नहीं जाता आपकी हूँ। आपकी बातों का आशय ये माना जाए कि वो जो है उसमें कोई सिर्फ भरोसा था, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये मान लिया जाए कि उसको केवल मैं मेरे पास उसके अगर आंकड़े हों, तो मैं इसके ऊपर बहुत सख्ती से कोई बात कह सकता हूँ। चूँकि आंकड़े नहीं हैं, तो मैं इसे सिर्फ भरोसे की श्रेणी में रखता हूँ, और मैं कहता हूँ जैसा हुआ ईश्वर की कृपा, अच्छा हुआ। ठीक बात। डॉक्टर साहब लेकिन एक चीज ये है कि आपने कहा कि साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हुए। आपने रेमडेसिविर का गिना दिया और भी आपने वैक्सीन का गिनाया या जो-जो उस भीड़-चाल में सारा कुछ हुआ। तो ये जो सब चल रहा है, इसमें हमारा जो जिस वैक्सीन को आपने कहा कि ये वैक्सीन केवल भरोसे की एक बात थी और इसके आंकड़े आज तक नहीं है। आंकड़े आए या पूरा एक रिसर्च पेपर सामने आए तो बहुत आधिकारिक तौर पर या बहुत सख्ती से आप कुछ कह सकते हैं। तो ऐसे में ये जो कहीं जो हो रहा है इस वक्त, इसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड इसका कुछ रोल
दिखलाई पड़ता है, देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें कोई आक्षेप आरोप लगा दीजिए, लेकिन जो हम पा रहे हैं कि जो इसके कहीं जो दुष्परिणाम भी सामने आए, दवाओं के जैसे निकला या उसको रिएक्शन मान लीजिए उसने कुछ और चीजें पैदा कर दी। आपने एक चीज ये भी कही कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास था जिन्हें लगाने की जरूरत नहीं थी। तो वो कुछ आप देखते पाते हैं कि ये जो जिस तरीके से देखिए हमने केसेस देखे हैं, हम जो ये कोविड के पहले बहुत ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक नहीं होते, लेकिन हार्ट अटैक में जो अब यूथ्स में आ गया है, जो बच्चों में दिखलाई पड़ रहा है, क्या इसको लेकर हम मान सकते हैं, देख सकते हैं? आपका अपना रिसर्च क्या कहता है? मैं अपना व्यक्तिगत रिसर्च की बात करूंगा, जो आप लोग कर रहे हैं, उसमें ऑथेंटिक अभी हो पाया नहीं हो पाया, उसको कितनी मान्यता मिल पाई, वो अपनी जगह है। लेकिन आप लोग निरंतर कर रहे हैं, उस पे एक टिप्पणी आप। संजीव जी, मैं एक वैज्ञानिक थे जिनको मेडिसिन का नोबेल मिला था। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि ये वैक्सीन लगने के बाद 2 साल में 90% पॉपुलेशन मर जाएगी। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी हाल आपके इस उसमें। पर वो एक ऐसा घटिया स्टेटमेंट कहूंगा मैं उसको, पैनिक फैलाने वाला, डराने वाला। और उसके बाद जब उनके अमेरिका में फाइजर और जॉनसन जॉनसन के कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हुए तो वो वैक्सीन सारी विड्रॉ हो गई। लेकिन भारत की तरफ से भारत में बनी वैक्सीन को पूरी दुनिया भर में मंगवाया गया, लगवाया गया, क्योंकि यहाँ पर 150 करोड़ में उसके पहले डोज लग चुके थे और किसी भी तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आई थी। अब यहाँ हम चूंकि ये जिस तरह की हम सडन डेथ देख रहे हैं, जिसको हम कार्डियक सिनकोप कहें या स्ट्रोक कहें, तो ये जो सडन डेथ हैं, अगर मैं आपको कोविड के पहले का आंकड़ा लेके जाऊं तो इस तरह की डेथ का जो आंकड़ा है वो अगर 1% में रखता हूं तो अब जो हो रही है वो डेथ का आंकड़ा बहुत कम है। तो इसलिए ये तो बात सीधी सीधी आपस में एक दूसरे से परिलक्षित हो जाती है कि इसका कोविड या कोविड के उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ और जो कोविड की दवाइयों का अनर्गल साइड इफेक्ट हुआ, अगर हम एक जेनेटिक कारण छोड़ दें जैसे विदिशा वाली बच्ची के परिवार का, तो जो ये साइड इफेक्ट दवाइयों के हुए हैं उससे जो मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इन मरीजों में रेड ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग हो रही है ऑक्सीजन कैरिंग बढ़ाने के चक्कर में, और ऑक्सीजन कैरिंग अगर नहीं वो बढ़ा पा रहे हैं तो वो कोलेप्स कर रहे हैं। तो यहाँ फिर बहुत बहुत सख्ती के साथ सबको एक सलाह है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा बिल्कुल मेहनत करने की कोशिश ना करें। इंडोर जिम के अंदर कदापि ना जाएं। खुले में, धूप में, हवा में रनिंग, एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग, बैडमिंटन, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ये बहुत सामान्य से प्रयास हैं। आज जो हमारी जनरेशन है वो जनरेशन क्या कर रही है? इस जनरेशन की डेथ्स की हम बात कर रहे हैं, कोई 60 साल के बुजुर्ग गिर गए उसकी बात नहीं कर रहा। ये जनरेशन सामान्य भोजन की बजाय डब्बा बंद पिज्जा और इस तरह की चीजों पे ज्यादा जा रही है। दूसरा, वो अगर जिम भी जा रही है तो बंद कमरों में जिम जिम करना कितना डेंजरस है। वो वैसा ही है कि आपने कमरे में सिगड़ी जलाई और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और सुबह आप मरे हुए मिलेंगे। तो आपके कमरे में ऑक्सीजन ढेर कम हो रही है क्योंकि 25-25 लोग वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है। दूसरा, फिर इन जिम जाने वाले बच्चों में एक ऐसी वाहियात सी परंपरा खड़ी हो गई है कि ये वहां पर वो डब्बा बंद प्रोटीन पाउडर जिसमें ढेर सारे बॉडी को कष्ट नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट है, हैवी शुगर है, उसमें सब में फंगस का 30% तक अंश पाया गया है प्रोटीन्स के पाउडर्स में जो ये बड़े बड़े डब्बों में मिल रहे हैं। लेकिन ये जनरेशन उसको खा रही है। वो सामान्य तौर पे सामान्य चीजों की तरफ चलने को तैयार नहीं है। तो मेरा मानना है कि कोविड और कोविड की दवाइयां तो एक प्रभाव हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही दूसरा लाइफस्टाइल, जिम और जरूरत से ज्यादा दिखावे की जो परिपाटी बन गई है कि डांस, आपने डांस जिंदगी भर नहीं किया, आपने 2-3 दिन की प्रैक्टिस करके आप वहां उस माहौल में खड़े हो गए हैं जहां आप नशा भी कर चुके हैं, संभवतः भीड़ भी है, ऑक्सीजन नहीं है, और आप मंच पे आप बीट्स के साथ आपको करते चले जाना है, आपका शरीर नहीं मान रहा फिर भी आप करते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर काम करना होगा, और इसके साथ ही आपको उसके ऊपर अपना शारीरिक स्तर सुधारना होगा, इम्यूनिटी बढ़ाने का। अगर आपकी इम्यूनिटी इसी तरह से कम रहेगी तो खाली अभी ये हार्ट अटैक की बात नहीं है, बहुत तेजी से हमारे देश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए सारे देश के हमारे नीति नियंताओं को बताना चाहता हूं कि एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल के नाम पर भारत सरकार का हजारों करोड़ रुपया उड़ाया जा रहा है बड़े 5 स्टार होटलों में पार्टियां करके। लेकिन उसके बाद भी डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट पब्लिश की है, फर्स्ट ग्लोबल सेप्सिस रिपोर्ट जो भी आई है, उसके साथ लेंसेट ने पब्लिश की है कि 60% इन्फेक्शन आर हॉस्पिटल बॉर्न।
हॉस्पिटल बार मतलब आप अस्पताल अच्छे जा रहे हैं, लेकिन वहां से 100 में से 60 लोग एक ऐसा इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं जिससे वो मरेंगे। और इसी तरह से एंटीबायोटिक अब्यूज की वजह से 1 करोड़ 10 लाख लोग, डब्ल्यूएचओ की फर्स्ट ग्लोबल सेप्सिस रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ 10 लाख लोग इंडिया में हर साल एंटीबायोटिक के अब्यूज से मर रहे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और हम किसी भी मरीज में एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सड़े गले जख्म जो हमारे पास आते हैं, हम बिना एंटीबायोटिक से उनको ठीक कर पा रहे हैं। ये कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है अगर हमारे देश की सरकार इतनी बड़ी-बड़ी आप बिजनेस समिट करने जा रहे हो कि ऐसा होगा, लेकिन आप $300 बिलियन के हमारे इनोवेशंस को नहीं सुनने को तैयार हो। जो बिल्कुल, इनोवेशन पूरी दुनिया से आपका ग्लोबल हील इन इंडिया चालू कर सकता है। तो ये बिल्कुल, दुर्भाग्य है कि बिल्कुल, बिल्कुल, दुर्भाग्य सही में। और मैं इस पे एक अलग से आपसे पूरा एक एपिसोड बनाऊँगा, करूँगा इस पे चर्चा कि क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं यहीं लौट के अंतिम सवाल आपसे ये करूँगा डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं, आपने एक चीज़ कही कि परसेंटेज कम हुआ है अगर तुलना करें कि पहले 1% था बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड। लेकिन यूथ्स मर रहे हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, उसमें कुछ कारण आपने गिनाए। फाइनली मैं ये सवाल करूँगा कि आप दुनिया भर में घूमते हैं, बहुत अलग-अलग देशों में आपके जो रिसर्च वर्क्स होते हैं, उसकी सेमिनार्स होते हैं, उसमें आप निरंतर जाते हैं। हमने आपको निरंतर बहुत रिपोर्ट्स की हैं आपकी, वहाँ आपने अपने पेपर्स पेश किए, आपकी अपनी रिसर्च प्रस्तुत की, या आप जो और एनिमेशन कर रहे हैं उसके बारे में आप जो वहाँ रखते हैं, आप लिखते भी हैं, हम आपके लेखों को भी पढ़ते हैं, हम आपको जो डिबेट्स हैं उनमें भी सुनते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जिस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर देश भारत के लेकर दुनिया में क्या चर्चा है, दुनिया के मंचों पर क्या होता है कि ये जो यूथ्स की मौतें हो जाना आफ्टर कोविड, इस पर क्या कुछ हो रहा है? ये क्या कुछ एक वो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा, मैं फिर सम अप करूँगा। संजीव जी, बाहर के देशों में जो हम जाते हैं तो सबसे पहली बात तो हमारे देश की आज भी परिपाटी वैसी है कि यहाँ पर जो काम है वो फर्जी है। यहाँ पर जितना भी काम है उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और ये सच बात है कि हमारे यहाँ जो दुनिया को सबसे ज्यादा नहीं, आपने ऊपर आपने आपने भी कहा कि वो अगर वो जो हमारे यहाँ कोवैक्सीन, कोविशील्ड है, यदि वो कंपनी वो जो है उसके पूरे आंकड़े दिए जाते तो बहुत सारी बातें हम कर सकते थे। यानी आप जो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है, वो नहीं आ पाना, ये दर्शाता है कि कितनी गंभीर हैं हम। हमारी जो बिल्कुल बहुत गंभीरता में कितनी कमी है कि आप इतने बिल्कुल सैकड़ों करोड़ लोगों को लगा देते हैं, डबल डोज, इसके बाद बूस्टर डोज तमाम कर देते हैं, लेकिन फिर उसके क्यों नहीं आंकड़े रखते हैं? इस पे भी प्रकाश डाल दीजिएगा आखिर आखिर। नहीं, देखिए, मैं इसको बहुत सीधी-सी संज्ञा देता हूँ ना कि ये एक भेड़-चाल है कि सरकार ने बजट दे दिया कि आपको 10,000 करोड़ खर्च करना है, वो बजट खर्च हो रहा है। कैसे खर्च होगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ इश्यू ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अब सरकार को बहुत सख्ती से आगे आना होगा। और जहाँ-जहाँ जो भी देखिए, हमारी जेनेवा एथिकल सोसाइटी जो दुनिया की सबसे बड़ी एथिकल सोसाइटी है, वो ये कहती है कि अगर मैं किसी आदमी की जान और या उसका कोई अंग बचा सकता हूँ और मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो जो उपाय सामने हैं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ, मैंने एक एक मरीज बचा दिया है, तो उसके ऊपर पूरे देश भर के लोगों को उसके साथ आना चाहिए। डायबिटिक फुट गैंग्रीन में मेरा आंकड़ा 400 मरीजों से ज़्यादा हो गया है। पूरी दुनिया भर में मेरे प्रेज़ेंटेशन हो चुके हैं। लेकिन संजीव जी, हकीकत की बात बताऊँ कि जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ हँसी का पात्र बनने लगता हूँ। उनको लगता है इसमें कुछ गिमिक है, इसमें कुछ खेल है, इसमें कुछ कारगुजारी है, और मैं वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ मेरे भारत सरकार से कि तुम जो 20-25 हज़ार करोड़ रुपया तुमने डायबिटिक्स के और एंटीबायोटिक के ऊपर खर्च किया है, उसका एक छोटा-सा पार्ट लेके एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर दो और ये आंकड़े दुनिया को दिखाओ। तो आज जो हर 15 सेकंड पे भारत में पेड़ कट रहा है, हर 10 सेकंड पे अमेरिका में पेड़ कट रहा है, इन सब मरीजों को इंडिया आने पे मजबूर होना। बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम एक कोई फर्जी हरिजन एक्ट किसी के ऊपर लगा देता है तो पूरा प्रशासन उसके साथ खड़ा हो जाता है, केस दर्ज करने से लेके उसके घर 1.5 2 लाख रुपए पहुंचाने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर मेरे देश में, जो कि नारद का देश रहा है, सुश्रुत का देश रहा है, और जिसमें चरक और धन्वंतरी जैसे बड़ी बड़ी व्याख्याएं उस समय पर हुई जब कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, आज अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास डायबिटिक गैंग्रीन में फुट वापस लाने का पूरा तकनीक है और मैं 400 से ज्यादा पैर बचा चुका हूं जो लास्ट स्टेज पर आए हैं, तो इन चीजों को लेकर सरकार को आगे आने में शर्म क्यों आती है? यहाँ पे रूढ़िवादी सिस्टम क्यों खड़ा हो जाता है? यहाँ पे माफिया क्यों खड़ा हो जाता है? ये बेहद शर्मनाक है किसी भी बिल्कुल, तो 150 डॉक्टर साहब मैं करोड़ इस के पे भी एक लोगों एक के अलग लिए। एपिसोड इस पे भी बनाऊँगा आपके साथ, लेकिन मैं जो आप कोविड या हम इसकी बात कर रहे थे कि आफ्टर कोविड जो दुनिया के मंचों पे आप बता रहे थे, मैंने आपको बीच में
उस दोनों चीजों को भी जोड़ा था कि हमारी जो दवा को लेकर क्या बात होती है, हमारे जो मौतें हैं इसको लेकर क्या होती है, उस पर जरूर आप एक प्रकाश डाल दीजिए। नहीं संजीव जी, वही मैं बात आगे ला रहा हूं कि हमारे देश की किसी भी उपलब्धि को विदेशी पटल पे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके पैमाने बिल्कुल अलग हैं। हम उनके साथ यही बात की बहस करते हैं तो उनका ये होता है कि साहब आपके यहाँ किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, आपके यहाँ सब फर्जी कुकिंग थीसिस रिसर्च है, आपके यहाँ जितना भी है सब एक प्लान उससे होता है कि ऐसा कर दो तो ऐसा रिजल्ट आएगा तो ये छाप दो। तो ये बहुत बड़ी, और हम लगातार देख रहे हैं। मैं तो आपके सामने बात करता हूँ कि अभी हमारे भोपाल में एम्स ने एक स्टडी, एक मरीज का आंकड़ा बल्कि जिसमें जरा सा कालापन था, हमने ये किया, हमने पैर बचा दिया, उसके बाद फॉलोअप कहाँ है? एम्स के ही आज 4 मरीज लास्ट स्टेज पे पैर कटने पे उठ के मेरे पास भोपाल आए हैं और मैंने उन चारों के पैर वापस लाए हैं। ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, एक एक चीज का रिकॉर्ड मैं पहले मिनट से रखता हूं। तो अगर मैं इस चीज को लेके खड़ा हो जाऊं सामने, तो मैं इन हाथियों के सामने में चौपट कर दिया जाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा विख्यात समझते हैं। तो यहाँ दुर्भाग्य ये है कि जब तक हम हमारे यहाँ पर रिसर्च का, डॉक्यूमेंटेशन का एक ऑनेस्ट सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे और वहां पर हम चीजों को लेकर नहीं आएंगे, जब तक ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। पूरी दुनिया में जख्मों की क्लिनिक चलती हैं, उनके एक्सपर्ट्स डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होते हैं। आप मुझे बताइए मेरे देश में ड्रेसिंग करने का पैटर्न क्या है? कोई पैटर्न नहीं है, ना स्टरलाइजेशन है, ना किसी तरह की तकनीक है। मरीज को ये पता है कि साहब 10 रुपए की रुई ले आओ बाजार से, उस पर रख लो और पट्टी हो गई आपकी, 5 रुपए की एंटीबायोटिक की क्रीम लगा। पर इसमें कितना इन्फेक्शन है? तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं जो सुधारने की जरूरत है, जिसपे नीति नियंत्रकों को देखना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वही मौतों की बात की, मौतें जो हैं इसको थमने या रोकने के लिए क्या कुछ हो जाए, क्या होना चाहिए? ये जो खासकर जान जवान बच्चे मर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, अचानक से गिरते हैं, मर जाते हैं, इस पे क्या सरकार की ओर से क्या निकल कर आए, क्या हो जाए, ये एक बात। देखिए, जो कुछ भी है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये जितनी भी असामयिक मौतें हैं, इनका अगर पोस्टमार्टम हो और इनका अगर डॉक्यूमेंटेशन हो तो हमको कारण पता चले। ये जितनी भी जनरेशन है उसके लिए अगर हम ओबेसिटी बनाने वाली, ओबेसिटी मोटापा करने वाली जितनी भी खुराक है, पिज्जा से लेके बर्गर से लेके, उसके ऊपर अगर हम 500% टैक्स लगा दें तो आदमी, मैं समझता हूं कि नेचुरल भोजन की तरफ आएगा और जिसको मरना है वही खाएगा। ठीक डॉक्टर साहब, ठीक डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। कुल मिला के एक हम अच्छी चर्चा रही और खास बात ये भी निकल के आती है, आपने संकेतों में तो इशारा किया ही कि जो कोविड के दौरान जिस तरह की आपाधापी में, जैसा जो एक दवाओं का पूरा दौर चला और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला भी दौर हुआ, और साथ साथ सारी चीजें आप स्वयं इस चीज पे कहीं प्रकाश डाल रहे हैं, कहीं आप संकेतों में बता रहे हैं कि जो वहां दवा भी थी, वो दवा जो मोदी वैक्सीन जिसकी बार बार बात होती थी, वो विश्वास ज्यादा पैदा कर रही थी। उसके पीछे की जो चीजें हैं, जब तक आंकड़े नहीं आएंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मौतें हैं बेहद दुखद है, बहुत पीड़ा पहुंचा रही है। उस पर रोकथाम के लिए शायद सरकार आगे आएगी और वास्तव में जब डॉक्यूमेंटेशन करेगी तो सच्चाई निकल कर आ पाएगी, ये कहीं ध्वनित होता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारा साथ दिया। हम फिर किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आभार आपका। डॉक्टर भुवनेश गर्ग साहब जो स्पष्ट कर रहे थे कि जो निकल रहा है, चल रहा है, और ये जो मौतें हैं ये दिल को दहला भी रही हैं। और कुछ वजह तो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो तो है ही हैं, खान-पान है, खान-पान के साथ-साथ अपने शरीर को अति कष्ट देना। लेकिन सबसे बड़ी जो उन्होंने कहीं बात कही है वो यही कही है कि उस दौर में जब कोविड हुआ था और जिस तरीके से हमारे यहाँ उसके इलाज किए गए, और उस समय थी जरूरत, लेकिन साथ-साथ जिस पे कहीं कुछ चेक एंड बैलेंस होना था वो नहीं हो पाया, बाद में भी नहीं हो पाया। तो बहुत कुछ है, लेकिन ये निकलेगा, सच तभी सामने आएगा जब तक इस पे ठीक-ठाक रिसर्च नहीं होगी और जब तक इसमें सही आंकड़े, सही तथ्य नहीं दिए जाएंगे, तब तक बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जाएगा। लेकिन यदि बचना है इससे, तो जो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी सलाह दी है, मशविरा दिया है, उस पर अमल करना ही होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो चल रहा है, हम देख रहे हैं बार-बार, आपकी अपनी टिप्पणी क्या है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो और हमारा उत्साह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।